इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है ना बेटा, ये बिल्कुल वेक्टर एडिशन की तरह होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह। जैसे अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर्स हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, और रिजल्टेंट ही आपको फिर दिखाई देता है ना। जैसे एक पॉइंट पे आप दो फोर्स लगाओगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सपोज करिए कि ये कोई मीडियम का पार्टिकल है और यहाँ से एक वेव जाती है और इसको पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, एक वेव इधर से जाती है और इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है। तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी कि एक पॉइंट पे अगर दो वेव एक साथ मीट करती हैं तो उसके इंटरफेरेंस से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक रिजल्टेंट वेव बनती है ना। तो इन वेव्स को बोलेंगे, ये जो दो वेव हैं ये इंसिडेंट वेव है दोनों, और फिर जो उसका इफेक्ट आएगा कंबाइंड उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेव। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये किसकी वजह से होता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से होता है। वेव क्या है बेटा? दो वेव एक जगह एक पॉइंट पे इंटरफेयर किया और एक नई वेव बन गई, मतलब रिजल्टेंट वेव बन गई। तो वेव क्या है? एनर्जी है ना। तो एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसकी डेफिनेशन है कि दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी when two waves superimpose with each other। तो अगर दो वेव इंटरफेयर करती हैं या सुपर इम्पोज करते हैं तो लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिफरेंट फेजेस। तो जिस फेज में वो मीट करेंगी वो फेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये कितने तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें जो वेव रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम। और जहां पे ये मैक्सिमम होगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमा। तो दूसरा जो इंटरफेरेंस है वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप सोच के बताइए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी कंडीशंस का डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती है। उन कंडीशंस को बोलेंगे कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है या इंटरफेरेंस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमा, ये दोनों किस फेज में मीट करेंगे कि मैक्सिमा बने, किस फेज में मीट करेंगे कि
मिनिमा बने वो कंडीशंस हमें निकालनी है, यानी कि फेज डिफरेंस की कंडीशंस निकालनी है। और जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस के साथ रिलेटेड होता है, तो जब फेज डिफरेंस की कंडीशन निकालेंगे तो उसमें पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे करते हैं बेटा कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो दो इंसिडेंट वेव है, ये जो फर्स्ट वाले इंसिडेंट वेव है इसको सपोज कर लीजिए कि ये y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है। ये तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन हो गई। और जो सेकेंड वेव है वो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल होगा, है ना। और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव बनेगी, दिस इज रिजल्टेंट वेव। मतलब इन दोनों के इंटरफेरेंस से जो वेव बनेगी वो भी ट्रांसवर्स वेव होगी। ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ट्रांसवर्स वेव है। जो दूसरा है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखो तो फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस कितना है 5, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 हो गया। उस फेज डिफरेंस की वजह से एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसका फर्स्ट वेव के साथ फेज डिफरेंस कितना होगा थीटा। तो ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस थीटा, तो फेज डिफरेंस फर्स्ट वेव के साथ थीटा है। तो हमें थीटा को कैलकुलेट करना है और आर को कैलकुलेट करना है, यानी कि एम्पलीट्यूड को। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है आर, फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है a1, और सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a2 है। तो आर का a1 a2 और फाइव के साथ रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस देखते हैं। जैसे द इक्वेशंस ऑफ इंसिडेंट वेव्स, the equations of incident waves। पहली वेव की इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव की इक्वेशन थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये दोनों वेव जो है मीट करती है 5 फेज डिफरेंस में। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y, वो आएगा y1 प्लस y2 से। क्लियर है बेटा? तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसमें y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a1 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें ये लेके आना है बेटा, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेव है, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो इसलिए कि हम ये इक्वेशन उसमें बना सकें। आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, तो ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप अगर इसको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के लिए यूज करोगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें लेके आना है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए y इज इक्वल टू ये हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी इसमें यूज कर लीजिए बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2
साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो जो साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स है उसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, फिर कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा A2 साइन फाई। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये इक्वेशन बन गई है ना। अब जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बननी चाहिए, आप देखिए कि साइन ओमेगा टी के साथ किसका प्रोडक्ट है, A1 प्लस A2 कॉस फाई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आर कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो इक्वेशन बनेगी, है ना। और कॉस ओमेगा टी किसके साथ मल्टीप्लाइड है, A2 साइन फाई के साथ, तो ये जो A2 साइन फाई है ये किसके इक्वल होना चाहिए, आर साइन थीटा। तो ये हम अजम्पशन कर लेंगे कि जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है ये आर कॉस थीटा के इक्वल है ना, और जो A2 साइन फाई है वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है ना, लास्ट वाली जो दो इक्वेशंस हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसमें आपको फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन है उससे तो A1 मिल जाएगा, मतलब A1 नोन है, सेकंड वेव से A2 और फाई भी नोन है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो नोन है और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो दो इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनमें अननोन क्वांटिटीज क्या है बेटा, कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं और वो क्या क्या है, आर और थीटा। रिजल्टेंट वेव ही तो नहीं पता है, रिजल्टेंट वेव के जो पैरामीटर्स हैं वो आर और थीटा है ना। तो आर और थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत है, दो, और दो इक्वेशंस आपके सामने, तो इनको सॉल्व करके हम आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज किसमें होगा, आर और थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए होगा। आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और थीटा फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट वेव का फर्स्ट वेव के साथ। तो ये जो y है ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन ओमेगा टी A1 प्लस A2 कॉस फाई आर कॉस थीटा हो गया, फिर कॉस ओमेगा टी और A2 साइन फाई आर साइन थीटा हो गया। इन सभी में से r कॉमन निकालोगे तो ये साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, फिर इसमें से r कॉमन हो जाएगा, ये साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। ये जो इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 5 इज रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव में आपको अब क्या कैलकुलेट करना बाकी है, एक तो आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की। ये जो आर और थीटा है ये किससे आएगा बेटा, कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करके आर और थीटा की वैल्यू आएगी, 3 4। तो 3 4 से आर और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई स्क्वायर, और फिर फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड हो गई A2 साइन फाई उसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और फिर आर साइन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, और फिर ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर बचेगा। ये सभी को समझ में आ रहा है बेटा, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा टर्म इलिमिनेट हो गया बेटा, क्या चीज खत्म हो गई, आर और थीटा निकाल रहे थे ना, तो इसमें से थीटा खत्म हो गया, आर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये दोनों टर्म सॉल्व करके क्या रिजल्ट देंगे बेटा, A2 स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर ये 2 A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, आर की वैल्यू आ गई।
तो अगर आपको ये दो वेव्स किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दो वेव्स को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगी, तो वहां पे जो नई वेव बनेगी रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। और इसका जो रिजल्टेंट है वो फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों के वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है। अच्छा, अब बाकी ये थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए बेटा ना, तो फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो फोर्थ इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, और फिर ये हो जाएगा a1 a2 sin फाइव डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव। ये r कैंसिल हो गया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, a2 sin फाइव डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव। तो इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। आपने इस तरह का फॉर्मूला कभी पढ़ा है? तो 11th क्लास में आपने वेक्टर्स के रिजल्टेंट और उसका एंगल का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है ना? तो एक्चुअली जो सुपरपोजिशन वर्ड है वो वेक्टर्स के लिए ही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो y1 y2 है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो उसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो यहाँ पे y1 और y2 इन दोनों का बिहेवियर किसकी तरह है, बिल्कुल वेक्टर्स की तरह है। ठीक है बेटा, नोट करिए बेटा। आर की वैल्यू आई थी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम होना डिपेंड करेगा cos फाइव के ऊपर। जब cos फाइव मैक्सिमम होगा तभी ये भी मैक्सिमम होगा, और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना? अब cos फाइव 1 कहाँ पे होता है, cos फाइव 1 होता है 0 पे, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, इस तरह से। तो ये 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स है, तो ये n इंटू 2 पाई के इक्वल हो गया, यानी कि 2 पाई n, वेयर n इज सम इंटीजर। ठीक है, n कोई इंटीजर होगा। तो जब भी इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का मल्टीपल होगा, यानी कि या तो 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए या 6 पाई हो जाए, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन मिली है फेज डिफरेंस की वो क्या मिली है, 2 पाई n या 2n पाई, पाई इज इक्वल टू 2n पाई। तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, जब cos फाइव 1 हो जाएगा तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाइव की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई a1 प्लस a2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, और वो कब होता है, जब फेज डिफरेंस 2n पाई के इक्वल होता है। तो कंडीशन हम निकाल रहे थे मैक्सिमा की, कंडीशन आगे 2n पाई। क्लियर है बेटा? अब जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस से रिलेटेड होता है, तो पाथ डिफरेंस की भी कंडीशन निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई और पाई हो गया 2n पाई, फिर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और ये n लैम्डा के इक्वल हो गया। ये पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा, वेयर n इज सम इंटीजर। अच्छा, पाथ डिफरेंस का क्या मतलब होता है उसको समझिए। जैसे कोई सोर्स है और यहाँ से एक वेव चलती है पी तक, और सपोज करिए कि ये जो पाथ है ये ट्रेवल करती है 5 लैम्डा के बराबर। ये दूसरा कोई सोर्स है, यहाँ से वेव ट्रेवल करती है पी पॉइंट तक, और ये सपोज करिए कि 7 लैम्डा पाथ ट्रेवल करती है। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा।
तो ये n लैम्डा है या नहीं है बेटा? n कितना है? ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये वेव चली, सपोज करिए 3 लैम्डा, और ये वाली वेव चली 5/2 लैम्डा, तो इनमें पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 3 लैम्डा माइनस 5/2 लैम्डा, यानी कि 1/2 लैम्डा। तो ये जो 1/2 है, क्या ये इंटीजर है? 1/2 इंटीजर है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू n लैम्डा। तो इस केस में इसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? नहीं, ये जैसे 3 लैम्डा है और 2 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इसने जितना पार्ट ट्रेवल किया और इसने जितना पार्ट ट्रेवल किया, उन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये λ/2 आ गया। तो λ/2 इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? n लैम्डा। तो n की प्लेस पे यहाँ पे 1/2 आ गया, और 1/2 इंटीजर नहीं है ना? जैसे ये 2 लैम्डा आया था, तो यहाँ पे 2 तो इंटीजर है, तो n की वैल्यू 2 आ गई, इंटीजर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, वो इंटीजर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पहले वाला जो केस था वो मैक्सिमा की कंडीशन को शो कर रहा था, और दूसरे वाला जो केस है वो मैक्सिमा की कंडीशन को शो नहीं कर रहा है। यानी कि पहले केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और दूसरे केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करिए बेटा। कंडीशन ऑफ मिनिमम, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड था वो था √a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। तो इन मिनिमा के केस में r जो है एम्पलीट्यूड, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और वो तब होगा जब cos phi की मिनिमम वैल्यू आएगी। cos phi की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो cos phi किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के इक्वल। तो cos phi, ये जो एंगल है यहाँ पे cos phi 1 होता है, और इसके ऑपोजिट cos phi -1। तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, है ना? तो ये पाई के किस तरह के मल्टीपल्स हैं? ऑड, है ना? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल्स के लिए क्या लिखते हैं? तो पाई हो जाएगा 2n - 1 × पाई, वेयर n इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n - 1 पाई होना चाहिए, यानी कि ये तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर फेज डिफरेंस आता है, तो वेव जो है वो आपस में इंटरफेयर करके मिनिमा की कंडीशन बनाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकालिए, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा λ/2 पाई × 5। तो λ/2 पाई और पाई हो गया 2n - 1 × पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2n - 1/2 × लैम्डा। तो जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n - 1/2 × लैम्डा के इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो 1/2 लैम्डा, 2 पुट करते हो तो 3/2 लैम्डा, फिर 3 पुट करते हो तो 5/2 लैम्डा, इस तरह से। यानी कि हाफ ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, हाफ ऑफ। अच्छा, पहले जो एग्जांपल दिया था जिसमें पार्ट डिफरेंस λ/2 आया था, है ना? तो उस केस पे क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम, जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r मिनिमम इज इक्वल टू √a1² + a2² - 2a1 a2। ये a1 - a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a1 - a2। अच्छा, ये a1 - a2 नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो अगर ये नेगेटिव भी आएगा तो मैग्नीट्यूड से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 - a2, और उसकी कंडीशंस होंगी, 5 हो जाएगा 2n - 1 × पाई के इक्वल,
और जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो हो जाएगा 2n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा के। करेक्ट है बेटा? अच्छा, ये हमने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया था कि एम्पलीट्यूड कितना हो गया। अब इससे इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना। तो इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या होगी। तो जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी के ए वन स्क्वायर। आ रहा है समझ में बेटा? ये जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और एम्पलीट्यूड हो गया ए वन। तो आई वन की वैल्यू होगी के इंटू ए वन स्क्वायर। अच्छा, जो आई टू है वो कितना हो जाएगा? के इंटू ए टू स्क्वायर। नाउ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव बताइए बेटा कितनी होगी? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आई हो जाएगा के इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? आर, तो ये के इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू हमें पता है बेटा, ये आर की वैल्यू है, तो इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। तो इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव। क्लियर है बेटा? अब इस k को इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा k इंटू ए वन स्क्वायर प्लस के इंटू ए टू स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाइव। ठीक है, तो जो के ए वन स्क्वायर है ये आई वन हो जाएगा, के ए टू स्क्वायर है ये आई टू हो जाएगा, है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के ए वन स्क्वायर अंडर रूट के ए टू स्क्वायर कॉस फाइव। इसको मैच कराइए बेटा जरा, ये ऊपर वाले टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं? जैसे 2 k a1 a2 cos फाइव और ये दोनों सेम है या नहीं है? देखो अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के बन जाएगा ए वन का स्क्वायर का अंडर रूट ए वन और ए टू स्क्वायर का अंडर रूट ए टू। इससे क्या बेनिफिट होगा, इसको हम इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू इंटू कॉस फाइव। तो ये हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला हो गया। यानी कि दो वेव्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, अगर वो 5 फेज डिफरेंस के साथ मीट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। क्लियर है बेटा? अच्छा, मैक्सिमा के लिए अगर इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। अंडर रूट I1 का स्क्वायर I1 हो जाएगा, अंडर रूट I2 का स्क्वायर I2 और फिर 2 अंडर रूट I1। और इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो -1 से -2 अंडर रूट I1 I2 हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये मैक्सिमा के केस में होगा जब cos फाइव की वैल्यू 1 होगी, है ना। और मिनिमम इंटेंसिटी वो मिनिमा के केस में होगा जब इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू cos फाइव इज इक्वल टू -1 पे आएगी, और वो हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एग्जांपल देखिए बेटा। तो किसी इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो 9:1 दिया हुआ है। आपसे इंटेंसिटीज का रेशियो, सोर्सेज से जो इंटेंसिटी मिल रही है आपको दोनों वेव से, I1 I2 उसका रेशियो पूछा है और उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं।
आई मैक्स अपॉन आई मिन, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है 9:1। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का बेटा? √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम का √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 9:1 हो। इसका अंडर रूट करोगे तो √I1 प्लस √I2 और √I1 माइनस √I2, ये कितना हो जाएगा? 3:1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो √I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू 3 √I1 माइनस 3 √I2। तो ये 3 - 1 2 √I1 हो गया, और 3 + 1 4 √I2। तो √I1 अपॉन √I2 कितना हो जाएगा? 4/2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2:1। स्क्वायर करोगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4:1। तो I1 अपॉन I2 किसके इक्वल हो गया? 4:1 के इक्वल हो गया। अब देखिए I1 अपॉन I2 4:1 के इक्वल, I1 की वैल्यू होती है K इंटू A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा K इंटू A2 स्क्वायर। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो A1 अपॉन A2 2:1 के इक्वल। ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच सोर्स इज I। मतलब जो दोनों सोर्सेज हैं उनसे इंटेंसिटी I दी हुई है, I1 और I2 दोनों किसके इक्वल हो गया? I के इक्वल हो गया। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 6 × 10⁻⁻7 मीटर। एट अ पॉइंट द इंटेंसिटी इज ऑल्सो I, मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी I दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मिनिमम पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्सेज इन रीचिंग दैट पॉइंट। ठीक है, तो वहां तक जाने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनको मिनिमम पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कितना होना चाहिए, है ना? तो पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी है। तो जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I दी हुई है, I1 + I2 भी I के इक्वल, cos phi हो गया। I इज इक्वल टू 2I + 2I cos phi, I - 2I इज इक्वल टू 2I cos phi, ये -I इज इक्वल टू 2I cos phi हो जाएगा। I से I कैंसिल हो गया, तो cos phi की वैल्यू हो गई -1/2, है ना? तो cos phi -1/2 मिनिमम कितने एंगल के लिए होगा? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस, और 1/2 के लिए π/3, तो cos 2π/3 होगा। तो फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2π/3 होगी। ये फेज डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू है। तो इससे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2π इंटू फाई। अगर आपको डेल्टा x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फाई की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो λ/2π और फाई की मिनिमम वैल्यू होगी 2π/3, 2π कैंसिल हो गया, और जो पाथ डिफरेंस है वो λ/3 के इक्वल हो गया। नोट करिए, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन आता है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है। इंटरफेरेंस तो आप समझते हो क्या होता है, दो वेव्स मीट करते हैं, एनर्जी चेंज हो जाती है, उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। सस्टेन्ड का मतलब है कि आप स्क्रीन पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखते हैं और वो आप उसको स्टडी कर सके, वो कुछ देर के लिए वहां पे स्क्रीन पे बना रहे, उसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बोलते हैं। आप सोचिए कि जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है कहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा, वो अगर बार बार चेंज होता रहेगा तो आप उसको कैसे स्टडी कर पाओगे, है ना? तो वो जो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस है वो आपको एक लंबे टाइम तक दिखाई देता रहे, उसके लिए ये कंडीशंस होती है। इसमें दो कंडीशंस आती हैं। एक तो मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए,
मीडियम शुड बी होमोजेनियस। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट द मीडियम सेम रहना चाहिए। तो मीडियम की जो डेंसिटी है वो एक जैसी होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक जैसा होगा। तो मीडियम होमोजेनियस होना चाहिए। और दूसरा, जो सोर्सेज हैं जिनसे वेव्स इमिट हो रही है शुड बी कोहेरेंट। जो सोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। अच्छा, कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है सेम पेरेंट। ठीक है, मतलब वो जो सोर्सेज हैं वो एक ही पेरेंट से, एक ही सोर्स से बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाते हैं? एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आगे आप पढ़ोगे। यहाँ पे एक सोर्स स्लिट होती है, उसके पीछे सपोज करिए कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ पे एक स्लिट कट कर देते हैं। फिर एक डबल स्लिट प्लेन बनाते हैं, उसमें ऐसे दो स्लिट कट कर देते हैं, ये दो स्लिट हो गई। तो ये लाइट ऐसे जाएगी, फिर ये लाइट, आपको पता है कि हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है ना? तो यहाँ से लाइट जाएगी, तो ये अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। तो ये जो सोर्सेज हैं S1 और S2, ये कोहेरेंट सोर्सेज है, क्योंकि वो जो लाइट है वो ओरिजिनली एक ही सोर्स से आ रही है ना? तो जो लाइट है वो ओरिजिनली एक ही सोर्स से आ रही है। तो ये S हो गया, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है? तो इसके जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखिएगा, है ना? तो कोहेरेंट सोर्सेज, sources should emit light of single frequency। इसको हम बोलते हैं कि सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्सेज कैसे होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। जैसे ये सोर्स है ना, इससे एक ही कलर की लाइट निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है तो वो फिर मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि व्हाइट कलर में बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स होती है ना? 7 वेवलेंथ, 7 कलर की लाइट मिलके व्हाइट लाइट बनाती है। तो जो सोर्सेज हैं वो कैसी लाइट इमिट करनी चाहिए? सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस वाले से जैसे सपोज करो येलो कलर की लाइट निकल रही है तो ये मोनोक्रोमेटिक है, इससे रेड कलर की लाइट निकल रही है तो ये भी मोनोक्रोमेटिक है ना? तो दोनों सोर्सेज कैसे हो गए? मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सोर्सेज हैं शुड इमिट सेम फ्रीक्वेंसी। जो दो सोर्सेज हैं उनसे भी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होनी चाहिए। तो क्या ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक से येलो और एक से रेड निकल रही है ना? नहीं। तो अगर दोनों से येलो निकलेगी तो क्या होगा? तो पहले मोनोक्रोमेटिक थे लेकिन दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं निकल रही थी। अब दोनों मोनोक्रोमेटिक भी है और दोनों से सेम कलर की लाइट भी निकल रही है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है। ठीक है, तीसरी चीज है कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ both the waves should be same। should be same। तो जो हमने दो वेव्स ली थी उनमें एम्पलीट्यूड A1 और A2 थे, तो वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना? अच्छा, इक्वल के केस में क्या होगा कि जो मिनिमम इंटेंसिटी है ना वो जीरो हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? A1 माइनस A2। अगर A1 और A2 इक्वल हो गए तो A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा? जीरो। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। यानी कि जो मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है ना वो डार्क पॉइंट मिलेगा, वहां पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, है ना? और आपको मिनिमम वाला पॉइंट जो है स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिखाई देगा कि वहां पे अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए।
और चौथा ये है कि जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। इनिशियल फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? देखो यहां से ये लाइट गई, ये S1 और S2 पे लाइट पहुंच रही है ना, तो इन दोनों में आपस में कुछ फेज डिफरेंस होगा। अगर मैं सपोज करिए कि ये जो सोर्स स्लिट है इसको मूव कर दूं एक्सपेरिमेंट के बीच में, तो ये सपोज करिए कि ये स्लिट मैंने ऊपर ये भेज दी, तो यहाँ से जो स्लिट से लाइट निकलेगी फिर ये S1 तक और S2 तक डिफरेंट पाथ फॉलो करेगी, तो इसमें पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा या नहीं? इसका ये मतलब है कि सेटअप आपने एक बार सेट कर दिया, फिर एक्सपेरिमेंट के बीच में उस सेटअप को छेड़ोगे नहीं, है ना। अगर ये जो प्लेन्स हैं, डबल स्लिट प्लेन और ये सोर्स स्लिट प्लेन है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो जो इनिशियल पाथ डिफरेंस था या फेज डिफरेंस था वो चेंज हो जाएगा, है ना। और फिर एक्सपेरिमेंट के बीच में जो आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है, जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है, फिर आपको उसको स्टडी नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये आप